हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलर्नोपीडिया। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 1 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज से। आज की पहली न्यूज है इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखिए, नई इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर चालू की गई है? बैंगलोर में चालू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आंसर क्या होगा? बैंगलोर में इसको चालू की गई है। इसका इनॉग्रेशन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने रिसेंटली किया है। और इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL जो है वो इसको यहां पर क्या कर रहा है? इनॉग्रेट कर रहा है। और द्रौपदी मुर्मू जी अभी बैंगलोर गए थे तो उससे आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि यहां पर ही इन्होंने क्या किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी का जो साउथ जोनल ऑफिस है उसका क्या किया इन्होंने? उद्घाटन यहां पर किया है। तो दो चीज का उद्घाटन इन्होंने किया है यहां पर, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और साथ साथ वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट का सदर्न जोन। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है सबसे पहले यहां पर समझिएगा। क्रायोजेनिक इंजन या सेमी क्रायोजेनिक इंजन ये जो होता है आपका किस चीज में यूज किया जाता है? रॉकेट बनाने में, रॉकेट के अंदर में यूज किया जाता है। रॉकेट के इंजन को क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक इंजन। तो इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक यूनिट कहां पर लगाई गई है? बैंगलोर में लगाई गई है, क्योंकि इसरो के हेडक्वार्टर्स भी कहां पर है? बैंगलोर में ही है। ठीक है, तो वहां पर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रॉकेट बनाए जाएंगे, रॉकेट के इंजन यहां पर बनाए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल जो है ये जो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ 6 देशों के पास है। ये 6 देश है USA, फिर आपके पास फ्रांस, इंडिया के पास तो है ना, इंडिया, उसके बाद जापान, चाइना और रशिया। जापान, चाइना और रशिया। ठीक है, ये 6 देशों के पास ही सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी है, बाकी किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है आपकी क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। अगले न्यूज है आपका बुंदेलखंड फर्स्ट टाइगर रिजर्व। बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व कहां पर बन रहा है? ठीक है, तो ये बन रहा है, इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये यूपी का वैसे चौथा टाइगर रिजर्व है, बट बुंदेलखंड का क्या बन रहा है? पहला टाइगर रिजर्व। और ये जो टाइगर रिजर्व है वो किसके अंडर में बनता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1982 के अंडर में बनता है। और सेक्शन कौन सा होता है? 38 सेक्शन के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब सेक्शन 38 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1982 के अंडर में रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया है। देखिए, रिसेंटली आपका 1 अक्टूबर को, मतलब आज ही के दिन क्या हुआ है? RRB PO के एग्जामिनेशन हुए हैं और उसमें भी एक क्वेश्चन आया था टाइगर रिजर्व के ऊपर। आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे, बताइए इनमें से कौन सा जो है टाइगर रिजर्व है। उनमें भी आपके पास ऑप्शन था रानीपुर टाइगर रिजर्व और साथ साथ आपके पास ऑप्शन थे दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, जो ही आपका क्या है? जिम कॉर्बेट का पार्ट है, जिम कॉर्बेट का ही एक पार्ट है। तो ये जो है ये सारे नाम थे। तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव वहां पर आना चाहिए था, क्योंकि दुधवा जो है, पीलीभीत और ये जिम कॉर्बेट, ये सारे क्या है? हमारे टाइगर रिजर्व्स यहां पर है। रानीपुर से आप याद रखेंगे ये एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रहेगा। यहां पर आपको अलग अलग चीजें मिलने वाली है, टाइगर, लियोपार्ड, स्लॉथ बेयर, और ये यूपी का 4th रहेगा, क्योंकि पहले के 3 मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये चीजें आप यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगले इस पे चलते हैं। चीपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में है। कहां पर? सिंधुदुर्ग में, सिंधुदुर्ग। ठीक है, यहां पर ये इसका नाम है चीपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, अब इसको क्या करने, इसका प्रपोज किया गया है कि क्या करिए, इनका नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाय इनके ऊपर रख दीजिए। बैरिस्टर नाथ पाय कौन है? ये एक फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, बिजनेसमैन थे, फ्रीडम फाइटर थे और बैरिस्टर तो थी। ठीक है, इनका 2022 में क्या हो रहा है? बर्थ सेनेटरी ईयर। इसका मतलब क्या होता है कि 100 साल पूरे हो जा रहे हैं उनके बर्थ को, और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको जो है याद करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए चीपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम रख के क्या कर दे रहे हैं? नाथ पाय एयरपोर्ट। इसी के साथ एयरपोर्ट से मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दूं, अभी रिसेंटली चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट करने के लिए जो है पंजाब और
हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या दे दिया है, हरी झंडी दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर एयरपोर्ट से रिलेटेड। चलिए अगले इस पे चलते हैं, सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, मतलब सैमसंग ने एक्सिस बैंक के साथ क्या किया है, टाई अप किया है, ताकि एक क्रेडिट कार्ड वो लॉन्च कर सके। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ये है, ये जो है वीजा क्रेडिट कार्ड होगा। तो ध्यान रखिएगा क्या है, वीजा क्रेडिट कार्ड। और इसके फीचर्स क्या होंगे, यहाँ पर जो भी सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करेगा उसको 10% तक के क्या मिलेगा, सैमसंग के अगर शोरूम से आप क्या कोई भी चीज खरीद रहे हो या सैमसंग की कोई भी चीज आप खरीद रहे हो तो आपको 10% तक के कैशबैक यहां पर मिलेगा। अगर आप किस चीज से पेमेंट कर रहे हो, ये वाले कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 1 ईयर के अंदर का ये कुछ तो भी एक प्लान है, ठीक है। 1 ईयर के अंदर में अगर आप पेमेंट करते हो, चाहे ईएमआई में हो या नॉन ईएमआई हो, तब भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 10% के आसपास का डिस्काउंट मिलेगा या फिर कैशबैक मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर इनके सर्विस सेंटर पे अगर आप पेमेंट करते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे डाइनिंग ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। खाने वाने पे भी आपको छूट मिलेगी, उस पर पैसे अगर आप देते हो तो भी आपको यहाँ पर जो है फायदा होगा। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको कूपन्स मिलेंगे, जिस वजह से आपको क्या है, फायदा होगा ये क्रेडिट कार्ड का। ये कहना है पार्टनरशिप किया है सैमसंग प्लस एक्सिस बैंक ने। चलिए अगले इस पे चलते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है ये कुछ दिनों पहले घोषित हो चुके हैं, बट अभी ये इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली ये 30 सितंबर को क्या किया गया है, बांटे गए हैं लोगों को, ठीक है। अवार्ड की सेरेमनी 30 सितंबर को, ये घोषित पहले हो चुका था, ठीक है। तो ये देता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अगर आपने फोटोज देखी होगी ट्विटर वीटर अगर जगह पर, तो वहां पर द्रौपदी मुर्मू जो थी हमारी प्रेसिडेंट, वो जो है वो ये अवार्ड प्रस्तुत करती है। साथ में बाजू में खड़े थे अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग ठाकुर कौन है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो मिले हैं इसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है अजय देवगन साहब को तानाजी फिल्म के लिए, और साउथ सुपरस्टार जो है सूर्या, ठीक है, उनको सोराय पोतरू ये मूवी के लिए क्या मिला है, बेस्ट फिल्म अवार्ड, ठीक है। और उसके बाद एक्ट्रेस में किसको मिला है, इन्हीं की सोराय पोतरू की एक्ट्रेस थी अपर्णा, उनको क्या मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। उसके साथ साथ आप यहां पर एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, मैंने आपको बताया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये जो है इस बार किसको मिल रहा है, आशा पारेख मैम को मिल रहा है, ठीक है, जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत सारा दिया हुआ है, इस वजह से उनको इस साल क्या मिल रहा है, आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहां पर मिलने वाला है। यहां पर मिलता क्या है, एक मेडल मिलेगा, ठीक है, साथ में एक शॉल मिलेगा, उसके साथ एक 10 लाख का चेक भी मिलेगा, 10 लाख रुपए भी यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, तो वो था देविका रानी को। इंडिया में जो पहली पिक्चर बनाई थी वो भी दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, सऊदी अरेबिया के नए प्राइम मिनिस्टर, सऊदी अरेबिया में एक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है मिस्टर मोहम्मद बिन सलाम, मोहम्मद बिन सलाम, जो वहां के किंग है, किंग सलमान, ठीक है, उनके 7वें पुत्र है ना, 7th नंबर के पुत्र है, जो क्या बन चुके हैं यहाँ पर, जो क्राउन प्रिंस थे, ठीक है, जो क्राउन प्रिंस थे अभी तक के, उनको क्या बना दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है यहाँ का, जो कि अभी तक के डिफेंस मिनिस्टर के पोस्ट पर काम कर रहे थे। अब जब ये डिफेंस मिनिस्टर बन चुके हैं तो यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट खाली हो गई थी, तो डिफेंस मिनिस्टर किसको बना गया, इनके छोटे भाई को, खालिद बिन सलाम, खालिद बिन सलाम, ठीक है। सऊदी अरेबिया से याद रखोगे, यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल है रियाद, रियाद, और यहाँ का जो करेंसी है वो है सऊदी अरेबिया का रियाल, रियाद और रियाल, ठीक है, मिलते जुलते नाम है, अच्छे खासे जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा किसने ऑर्गेनाइज किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है सिया चिल्स ने, सिया चिल्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है 24 से 27 सितंबर के में इसको किया है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से कौन गया था, INS सुनन्या, ठीक है, INS सुनैया इंडिया से गई थी, ठीक है। INS सुनैया जो है यह सेकंड सरयू क्लास पेट्रोल व्हीकल, पेट्रोल वेसल, ये इंडियन नेवी जो है उनके पास रहेगी, INS है तो ऑफकोर्स इंडियन नेवी के पास ही ये रहेगी। इसको बिल्ड किसने किया था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगले इस पे चलते हैं, एक्सिस टू इन्वेस्ट गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस जो बैंक है वो इन्वेस्ट करने वाला है किसमें, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस ये कनाडा बेस्ड कंपनी है, याद रखिएगा। इसमें एक्सिस बैंक क्या करने वाला है, 9.94% इसके शेयर्स को एक्वायर करेगा, जो कि 50 से 70 करोड़ के आसपास के
आने वाला है वैल्यूएशन के हिसाब से 50 से 70 करोड़ के आसपास का आएगा। 9.94% के आसपास गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस का कौन खरीदेगा? एक्सिस बैंक खरीदेगा। एक्सिस बैंक से आप याद रख सकते हो इंडिया का जो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है वो कौन है? एक्सिस बैंक है। पहले दो कौन है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि राजेंद्र कुमार जी को क्या बनाया गया है? राजेंद्र कुमार, इनको क्या बनाया गया है? नए डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है ESIC का, ठीक है। उसके बाद ESIC से याद रख सकते हैं, ESIC जो है ये 1952 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ये आती है। 24 फरवरी 1952 को इसका जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद HCL जो है, HCL इन्होंने क्या किया है? अपना ब्रांड का लोगो और आइडेंटिटी दोनों बदल दिया है। आइडेंटिटी और लोगो दोनों बदल दिया है। HCL के पहले लोगो में HCL लिखा होता था, अब HCL के नीचे यहाँ पे ना टेक लिखा होगा और यहाँ पर भी कुछ बना है उनके नए लोगो में। आप जाकर गूगल करेंगे आपको नया लोगो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, मूडी एनालिटिक्स जो है इन्होंने क्या किया है? हमारा ग्रोथ प्रेडिक्शन किया है वर्ल्ड का। तो इन्होंने बोला है कि 2022 में हमारा ग्रोथ कितना होगा? 2022 में हमारा ग्रोथ होगा 2.7% के आसपास और 2.3% के आसपास होगा 2023 में ग्रोथ। इन्होंने अपने जो प्रीवियस ग्रोथ है उससे कम कर दिया है, मतलब जनवरी में इन्होंने कहा था कि 22 में हमको 4.2% का होगा, वर्ल्ड ग्रोथ है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे कि सारे लोग तो 7% के आसपास का जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट वो इंडिया का है। सारे लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं 7% 6% के आसपास का, वो इंडिया का है। वर्ल्ड का कहा जा रहा है 2.7% 2022 में मूडी के हिसाब से, जो कि उन्होंने जनवरी में 4.2 कहा था। और 2023 के लिए भी उन्होंने 3.6 कहा था, जो है अब वो पलट गए और क्या करें 2.3% यहां पर होने वाला है, ठीक है। वैसे ही एक और है OECD। OECD इन्होंने भी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए क्या किया था? प्रेडिक्शन किया है 6.9% होगा 23 में फाइनेंशियल ईयर यानी 2022 के अंदर में, और 5.4% होगा अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में। ये कौन बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट, OECD, ठीक है। OECD से याद रख सकते हैं आप, 1961 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स है और 38 कंट्रीज इसके मेंबर है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।